वेलकम है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज के इस वीडियो में जेटेड के अंतर्गत जो हम लोग क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं 6 to 8 एसएसटी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में हम लोग आरबीआई और आरबीआई की मौद्रिक नीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक होता है कि हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न 2-3 प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आते ही है आपका, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन किया गया, अपेक्स इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया, आरबीआई के जो फंक्शन है, कार्य है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में जो हमने चर्चा किया था, जो बैंकों के जो विभिन्न प्रकार है, जो सिस्टम बैंकिंग सिस्टम है भारत में, जिसमें कि हमने कॉमर्शियल बैंक, इसके अलावा आपका जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कॉरपोरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज और पेमेंट बैंक, इन सबको हमने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग जो बैंकों का बैंक है, जो आरबीआई केंद्रीकृत बैंक, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास के रिगार्डिंग किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सब यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, आरबीआई के स्थापना के अगर हम बारे में बात करें, किन परिस्थितियों में आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, जो प्रेसिडेंसी 3 बैंक थे उनका विलय किया गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में किया गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब यह स्थापित हुआ तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हर तरह के फंक्शंस करता था। भारत सरकार, उसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश भारत सरकार, उसके भी बैंकर के रूप में करेंसी भी जारी करने का काम, कैपिटल मार्केट, एक जनरल बैंकिंग के जैसा काम करने, सब चीज़ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। तो उस समय दुनिया के अधिकतर देशों में एक सेंट्रल बैंक स्थापित होना प्रारंभ हो चुका था, जो कि उस देश में जितने भी बैंकिंग संरचना है उस पर नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना, मुद्रा जारी करना, सरकार के बैंकर के रूप में काम करना, ये सेंट्रल बैंक का काम होता था। भारत में उस समय वैसा स्थिति नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे जो आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने बोला कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही एक सेंट्रल बैंक बना दिया जाए। लेकिन उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है। इसी कमीशन के सिफारिश पर जो कहा गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक जनरल बैंक, ट्रेडिंग के बैंक के जैसा काम करने दिया जाए और एक सेंट्रल बैंक के लिए एक अलग से बैंक स्थापित किया जाए। इसके अलावा एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति भी थी, सेंट्रल बैंक टेस्टिंग एजेंसी, फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। इसने भी सिफारिश की कि एक अलग से केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए। एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जाता है, इसकी सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सिफारिश पर है जो आरबीआई की स्थापना की गई, और इन्हीं के सिफारिश पर जो है आरबीआई एक्ट लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और इसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना की जाती है 1935 में।
जब आरबीआई स्थापित हुआ तो एक फुल्ली प्राइवेट बैंक था, एक सेंट्रल बैंक की भूमिका में था, लेकिन एक प्राइवेट बैंक। जब वो स्थापित हुआ तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में। अब बोलेगा सर कि अभी तो इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, तो ये मुंबई में कब शिफ्ट हुआ? तो 1935 से यहाँ रहा और 1937 से ये मुंबई में शिफ्ट किया गया। मतलब 1937 जो है ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जो भी बैंक स्थापित होते हैं एक कंपनी के तौर पर ही स्थापित होते हैं और उसके अपने कुछ नॉर्म्स वगैरह होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है। और इसमें एक जो आरबीआई स्थापित हुआ उस समय उसकी टोटल जो कैपिटल था 5 करोड़ थे, 5 करोड़, क्योंकि जिसमें कि एक शेयर का वैल्यू जो था आपका 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ पर शेयर। शेयर क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? मालिक जो बिजनेस में पैसा, कंपनी में जो पैसा लगाता है उसी को कैपिटल, हिंदी में इसको पूंजी कहा जाता है। पूंजी मालिक के द्वारा लगाया गया बिजनेस में या कंपनी में जो पैसा होता है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट किए तो आप पैसा लगाएंगे तो उसी को कैपिटल कहा जाता है। आरबीआई भी एक कंपनी के तौर पर ही स्थापित हुआ, बैंक के रूप में काम करता है, तो बैंकिंग लाइसेंस उसको दिया गया, तो एक कंपनी के रूप में ही है। तो उसका पूंजी जो उसके ओनर्स थे उन्होंने इसका पूंजी जो स्थापित किया 5 करोड़, और इसको डिवाइड किया गया एक, मतलब कि जो 5 करोड़ जो पूंजी था इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसी को शेयर्स, हिंदी में इसको अंश कहते हैं। इसका वैल्यू था 100 रुपया। तो ये आरबीआई जब स्थापित हुआ उस समय की सिचुएशन है। क्लियर है ये सारा पॉइंट? आरबीआई जब स्थापित हुआ उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में। आरबीआई जब स्थापित हुआ तो भारत की भी स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। भारत से आरबीआई जो था आपका, जो आज के डेट में म्यांमार है, बर्मा जो पहले नाम से जाना जाता था, उसके भी एक गवर्नमेंट बैंकर के रूप में काम कर चुका है। इसके अलावा जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी पाकिस्तान के बैंकर के रूप में, रिजर्व बैंक के रूप में काम कर चुका है। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद भी जून 1948 तक, एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। और जो बर्मा, हमने म्यांमार बताया, मार्च 1947 तक सरकार के बैंकर के रूप में, मतलब कि बर्मा की जो गवर्नमेंट थी उनका अपना कोई बैंक नहीं था जिसको सरकारी बैंकर के रूप में मान्यता मिली थी, वो आरबीआई के माध्यम से ही काम करते थे। तो मार्च 1947 तक म्यांमार बर्मा के सरकार के बैंकर के रूप में काम किया। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? जो आरबीआई है, आरबीआई का एक स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। आरबीआई का स्ट्रक्चर, आरबीआई में आप देखते होंगे कि गवर्नर होते हैं, फिर उसके नीचे डिप्टी गवर्नर और बहुत सारे अन्य मेंबर होते हैं। अगर हम लोग सबसे ऊपर देखें तो सबसे जो ऊंचा पद है इसमें, जो सारे निर्णय लेते हैं, या फिर किसी कंपनी में आप सीईओ एमडी वगैरह देखते होंगे ना, उसी जैसा जो मान्यता मिला है वो गवर्नर, आरबीआई के जो सबसे हेड होते हैं उसको गवर्नर कहा जाता है। तो इसमें एक गवर्नर होते हैं, इसके अलावा इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा इसमें कुछ गैर सरकारी निदेशक,
जो नॉन गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम होती है उसमें जो सरकार के द्वारा नामित जो होते हैं 10 निदेशक डायरेक्टर होते हैं, जिसमें कि 2 सरकारी अधिकारी भी, जो कि भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसी के द्वारा वो नामित होते हैं। इसके अलावा आरबीआई का देखिएगा तो हमने बताया कि आरबीआई का जो है अपना हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके हेडक्वार्टर के अलावा देखिएगा तो देश में जितने भी राज्य हैं उसके कैपिटल में हर एक ब्रांचेस हैं आरबीआई के। इसके अलावा 4 लोकल बोर्ड भी बनाए गए हैं, लोकल बोर्ड, जो कि भारत के 4 दिशाओं में स्थित हैं और वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक है आपका मुंबई में मतलब कि हेडक्वार्टर भी है और एक लोकल बोर्ड भी है। एक है आपका चेन्नई में, एक है कोलकाता में और एक है आपका न्यू दिल्ली में। ये 4 लोकल बोर्ड है। तो जो आरबीआई का जो संगठन है सेंट्रल बोर्ड स्ट्रक्चर में, तो इन 4 लोकल बोर्डों से भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व मुख्यालय में करते हैं, मतलब हेडक्वार्टर में करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों के बारे में आरबीआई को अवगत कराते हैं। तो टोटल अगर हम नंबर काउंट करें तो एक गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 10 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं और भारत सरकार द्वारा पहले 2 हुआ करते थे, अब एक जो सरकारी अधिकारी जो नामित होते हैं और 4 जो हो गया आपका जो 4 स्थानीय बोर्ड है वहां से एक प्रतिनिधित्व जो करते हैं सेंट्रल बोर्ड में करते हैं। तो टोटल सेंट्रल बोर्ड में जो मेन मेंबर हो गए कितना हो गए 15 और इधर आपका 5 20, टोटल 20 हो गए। क्लियर है? इसमें शायद 2 है या फिर 1 है। ये टोटल देखिएगा तो पहले 21 हुआ करता था, इसमें थोड़ा लेकिन चेंज हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सारा पीडीएफ तो आप लोग का अपलोड कर दिया गया है। आज के क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं है, क्लास आज होगा उसके बाद जो है पीडीएफ सारा अपलोड हो जाएगा। मतलब आज का पीडीएफ पहले, आज की जितने भी पहले वाला क्लासेस है सारा पीडीएफ अपलोड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 4 उप कार्यालय हैं और एक जो हेडक्वार्टर है। ये सेंट्रल बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है कौन है, तो कमेंट करके कोई बता सकते हैं? चलिए डिप्टी गवर्नर या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उतना तो याद करना पॉसिबल नहीं है, नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नर के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमेंट करके बताइए कौन कौन जानता है आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है। फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं सभी कोई। बिल्कुल, इसमें जो कमेंट आ रहा है ओके, बहुत सारे छात्रों का तो नहीं आया है, तो नोट करके लिख लीजिएगा। आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास उनका नाम है। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है, मतलब कि अभी तक आरबीआई जब से स्थापित हुआ तब से लेकर अभी तक 25 गवर्नर बन चुके हैं। इससे पहले जो थे आरबीआई के गवर्नर वो उर्जित पटेल थे, और इससे पहले जो थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रघुराम राजन, इनका कार्यकाल पूरा हुआ था, फिर बाद में
आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे पहले उर्जित पटेल, उन्हीं को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। गवर्नमेंट के द्वारा, जो भारत सरकार है उनके द्वारा आरबीआई में जो सदस्य हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और सदस्य को जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर में जैसे कि पूछा, जैसे कि हमने 3 लास्ट गवर्नर बता दिए जो वर्तमान में है। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम गवर्नर कौन थे। जैसा कि हमने बताया कि अभी तक 25 गवर्नर बन चुके हैं। तो जो पहले गवर्नर थे वो आपका सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। 1935 में यह स्थापित हुआ था उस समय। उसके बाद सर जेम्स टेलर बने और उसके बाद आपका सी राजगोपालाचारी। इसमें भी सर लगाते हैं, ये उपयोग किया जाता है इस अति में नाम के साथ। तो इसमें ये चीज़ भी देखने को मिलता है, प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो सर ऑसबोर्न स्मिथ हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, मतलब कि आरबीआई में प्रथम कोई भारतीय पहली बार गवर्नर कौन बना, तो यही थे सी राजगोपालाचारी। इन्हीं के कार्यकाल में जो है आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और अपेक्स इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया था। जैसे कि हमने बताया कि आरबीआई अपने स्तर पर काम कर रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1949 में जब भारत सरकार को महसूस हुआ कि आरबीआई, चूंकि उसमें प्राइवेट था वो भी, तो उसको भारत सरकार ने खरीद लिया। करीब जो हमने बताया था प्रारंभ में, जो एक शेयर का दाम 100 रुपया था उसको भारत सरकार ने 118 रुपया कुछ आने में खरीदा था। 118 रुपया कुछ आने, और उसमें पूरा स्वामित्व तो है आरबीआई पर भारत सरकार का। अभी 100% ओनरशिप जो है आरबीआई पर वो भारत सरकार का है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया उसी समय। और अपेक्स इंस्टीट्यूशन भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीकृत बैंक, अपेक्स इंस्टीट्यूशन बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जो जैसे वर्ल्ड बैंक और दुनिया के अधिकतर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आरबीआई को दर्जा दिया गया। फॉरेन जो एक्सचेंज से संबंधित जो दर्जा दिया गया आरबीआई को दिया गया। तो बहुत सारे कार्य सौंपे गए आरबीआई को 1949 में। उस समय आरबीआई, जब इसमें एग्जाम में पूछा भी जाता है, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय जो है गवर्नर कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। एक मिनट, ये नाम में थोड़ा है ना, थोड़ा सीडी देशमुख, सॉरी सीडी देशमुख उनका नाम था। सर सीडी देशमुख, मतलब आरबीआई के तीसरे गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के भी बोल सकते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर भी कह सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख इनका नाम था। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में जो 14 बैंकों का किया गया था, उस समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे। अभी तक आरबीआई जब से बना है 25 गवर्नर अभी तक बने हैं। अभी तक महिला गवर्नर कोई भी नहीं बनी है। आरबीआई में महिला गवर्नर अभी तक नहीं बनी है। हाँ, डिप्टी महिला गवर्नर हो चुकी है, और पहली डिप्टी महिला गवर्नर जो थी वो केजी उड़ीसी थी, जो 2003 में इनको नियुक्त किया गया था एज अ आरबीआई डिप्टी गवर्नर। तो ये सारे, इसमें दूसरे गवर्नर के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लीजिएगा सर जेम्स टेलर, नोट में इसको कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरबीआई के कार्य, आरबीआई के जो फंक्शंस है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आरबीआई कार्य, तो आरबीआई को बहुत सारे कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें कि एक कार्य है करेंसी नोट जारी करना। भारत में जो करेंसी या फिर कॉइन्स वगैरह जो भी रुपीस के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, कॉइन्स और करेंसी, हमारे देश में सिक्के और कागजी मुद्रा, दो तरह के रुपीस चलते हैं जिसका उपयोग एक्सचेंज वगैरह के लिए या फिर लेन देन के लिए किया जाता है। तो ये सारे कार्य जो एकाधिकार मोनोपोली जो है आपका आरबीआई के पास है। भारत में जितने भी कॉइन्स हैं, जैसे कि एक हो गया आपका जो नोट प्लस कॉइन्स, एक हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, और एक आपका हो गया छपाई, नोट को छापना। डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम जो है आरबीआई के पास है, चाहे वो कॉइन्स हो चाहे आपका नोट हो। और छपाई के बारे में अगर हम बात करें तो जो कॉइन्स है, कॉइन्स प्लस ₹1 का नोट और करेंसी नोट जो कागजी मुद्रा है, ये सारा का सारा छपाई आरबीआई करता है और ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है। और जितने भी ये कॉइन्स और करेंसी नोट तैयार किए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना, लोगों तक इस पैसा को पहुंचाना है। तो वित्त मंत्रालय तो काम नहीं करेगा, ये जिम्मा सौंपेगा आरबीआई को। कॉइन्स जो छापेगा वित्त मंत्रालय और ₹1 के नोट आरबीआई के पास पहुंचाया जाएगा। आरबीआई बैंकों के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। और भारत में जब भी नोटों की छपाई होती है तो आरबीआई को हर समय एक रिजर्व का पालन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और इस प्रणाली सिस्टम के तहत आरबीआई को हमेशा कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखना है, जिसमें कि कम से कम 200 में कम से कम 115 करोड़ जो है सोना होना चाहिए और बाकी विदेशी मुद्रा में रख सकते हैं। बहुत सारे छात्र याद कर लेते हैं कि 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा, जो कि बिल्कुल गलत है। कम से कम 115 करोड़ सोना, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, 150 करोड़ का हो सकता है सोना, लेकिन 115 करोड़ से कम नहीं हो सकता है। वो तो परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि आरबीआई कितना रखी है, और बाकी का जो बचा विदेशी मुद्रा में होना चाहिए। आज अगर आप YouTube पर होंगे तो इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे, प्रश्न भी डिस्कस कर रहे थे। 4 बजे सेशन भी होता है आप लोग का YouTube पर, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आया था आपका, डिस्कस हमने सारा चीज़ किया था। ये सारा पॉइंट यहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा। आरबीआई जो नोट छापती है, भारत में 4 जगह नोटों की छपाई होती है, 4 जगह पर। और ये भारत के 4 जगह है। पहला मध्य प्रदेश के देवास में, पश्चिम बंगाल के सल्बोनी में, महाराष्ट्र के नासिक में और कर्नाटक के मैसूरू में। 4 जगह ये नोटों की छपाई होती है। इसमें 2 जगह का स्वामित्व जो है वित्त विभाग के पास है। इसके लिए एक कंपनी है जिसका नाम है सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नासिक और देवास में जो प्रेस है, इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्त विभाग के पास है। इसी की देखरेख में जो है आपका नोटों की छपाई होती है। बाकी 2 जो है मैसूर और जो सल्बोनी पश्चिम बंगाल में है, इसका
यहाँ पर जो नोटों की छपाई होती है वो आरबीआई का एक कंपनी है, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई का स्वामित्व है इस कंपनी पर, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, वहीं पर नोटों की छपाई होती है। अब जो नोटों की छपाई होती है उनका कागज देखिएगा, जहाँ पे हाथ में करेंसी नोट होगा देखिएगा, उसका कागज जो होता है जल्दी खराब नहीं होता है, गंदा भी नहीं होता है। तो स्पेशल कागज जो बनाया जाता है, ये इन चारों जगह पर जो नोटों की छपाई होती है उसका कागज जो बनता है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बनता है, और वहाँ पर एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली संचालित जो की जाती है सिक्योरिटी पेपर मिल है। इन चारों जगहों पर इसी पेपर मिल के माध्यम से जो कागज यहाँ पर बनता है चारों जगह पर भेजा जाता है और नोटों की छपाई होती है। जो भी करेंसी होते हैं, ये सारी चीज समझ गए हैं। देखिएगा, जो भी करेंसी होते हैं, चाहे आपका कागजी मुद्रा हो और एक आपका क्वाइंस होता है। हमारे देश में करेंसी दो तरह की है, एक कागजी मुद्रा और एक क्वाइंस। तो कुछ का इसका अपना वैल्यू जो होता है इंटरनल वैल्यू होता है और कुछ का एक्सटर्नल वैल्यू होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कागजी मुद्रा का जो वैल्यू, जो मूल्य निर्धारण होता है किस बेसिस पर होता है। यहां तक समझ गए हैं? तो अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी करेंसी है, जो मनी होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। कागजी मुद्रा हमारे देश में एक करेंसी नोट और एक है आपका क्वाइंस, सिक्के। तो जो भी कागजी मुद्रा होता है इसका जो वैल्यू होता है एक्सटर्नल वैल्यू इसको बोलते हैं। एक्सटर्नल वैल्यू होता है, जबकि जो कॉइन्स होते हैं इसका अपना इंटरनल वैल्यू होता है। इसका मतलब ये समझें, मतलब कि जो कागजी मुद्रा है, जब लीगल टेन्योर मतलब समझते हैं? लीगल टेन्योर का मतलब हुआ जब तक भारत सरकार मान्यता दे के रखी है कि हमारे देश में ये मुद्रा लीगल टेन्योर में है, तभी तक इसका वैल्यू है। भारत सरकार मतलब कि मोदी जी आए और बोले 8 बजे रात में कि आज से 500 के नोट बंद हो गए, तो मतलब कि वो नोट अब रद्दी हो गया, उसका कोई मतलब नहीं, कागज है समझिए एक सीधा सा। इसीलिए इसका बोला जाता है कि जो भी करेंसी नोट होता है कागजी मुद्रा, इसका एक्सटर्नल वैल्यू जब तक भारत सरकार मान्यता दे के रखी है तभी तक वो सही है, उसके बाद उसका रद्दी के भाव में वो रहेगा। मतलब कि एक सिंपल कागज है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? तो हर करेंसी नोट का अपना एक लीगल टेन्योर होता है। लीगल टेन्योर मतलब कि जब तक वो भारत में भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है और वो जब तक वो चल रहा है तभी तक उसका वैल्यू है। भारत सरकार ने आज डिक्लेयर कर दिया कि नहीं आज से सब नोट जो है बंद हो जाएंगे, वो लीगल टेन्योर खत्म हो गया, रद्दी। अब कॉइन्स में ऐसा होता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी नहीं सुनते होंगे कि भारत सरकार ने कॉइन्स को बंद मतलब कि बंद कर दिया। कॉइन्स का संचालन, उसको ढलाई करना बंद हो जाता है। जैसे कि अब 10 पैसे, अब पहले आने वगैरह चलते थे, 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के। अभी देखिएगा वर्तमान में ज़्यादातर सिक्के आपको 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और उससे एवं के तो बहुत कम सिक्के मिलते हैं। और सिक्का को कभी देखिएगा लीगल टेन्योर में नहीं बोला जाता कि इसका लीगल टेन्योर चल रहा है। सिक्का बोला जाता है कि आप सभी को लेना पड़ेगा। आरबीआई भी गाइडलाइन जारी करके रखी है, सभी को सिक्का स्वीकार करना है। एक्चुअली सिक्के का अपना इंटरनल वैल्यू होता है। सिक्के चलन में बंद हो जाए, मतलब कि छपाई हो सकता है, ढलाई बंद हो जाए तो वो सिक्के अब मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सिक्का बनाया जाता है ना उसका अपना इंटरनल वैल्यू होता है। क्योंकि देखिएगा सिक्का धातु का बना होता है, मेटल का बना होता है, और उसमें उतना ही मटेरियल उपयोग किया जाता है जितना का उसका वास्तविक मूल्य रखा गया है।
कभी कभी देखिएगा तो आपको पता होगा, कभी कभी न्यूज़पेपर में आता था कि कुछ सिक्के का उपयोग किया जा रहा है कि ब्लेड बनाने के लिए। एक सिक्का होता था 2 रुपए या 5 रुपए का जो होता था, 10 रुपए, उससे ब्लेड बना लेता था 8-10 वो। तो एक तरह से वो इलीगल काम है, मतलब जितना सिक्का का मूल्य है उससे ज्यादा का वो ब्लेड बना ले रहा है। इस पर भी सरकार जो है देख रेख करती है, निगरानी रखती है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। सिक्का जितना उसमें मटेरियल उपयोग किया जाता है उतना उसका मूल्य होता है। अगर कोई ले भी नहीं रहा है, उसका उपयोग भी नहीं कर रहा है, तो फ्यूचर में उस सिक्के का उतना मूल्य मिलता है। हो सकता है उससे ज़्यादा मूल्य भी मिले, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ रहता है, आपका एक धातु का बना हुआ रहता है। सरकार अगर बोल देगी कि नहीं सिक्का बंद हो गया तो ऐसा नहीं कि वो रद्दी हो गया, उसका मूल्य है अपना। लेकिन आज तक ऐसा सिक्के की रिगार्डिंग नहीं हुआ है कि सरकार उसको बोले कि बंद हो गया। हाँ, चलन में नहीं रहता है। अब देखिएगा मार्केट में जाइएगा तो 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के दे दीजिएगा, किसी को नहीं लेता है। उसको लगता है कि 1 रुपए के सिक्के उतना ज़्यादा, मतलब कि चलन में है, वो लीगल टेन्योर में भी है, लेकिन बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका कॉइन्स और कागजी मुद्रा का जो वैल्यू है, लीगल टेन्योर लिख लीजिएगा। जब तक वो मान्यता रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वाइंस के लिए। भारत में जो क्वाइंस है वो 4 जगह बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं। क्वाइंस को बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, क्योंकि वो धातु रहता है, मेल्ट किया जाता है, गलाकर उसको बनाया जाता है सिक्का का। 4 जगह भारत में ये ढलाई होती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। एक सिक्कों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ बना है। तो हर एक सिक्का में आइडेंटिफिकेशन होता है। अब बोलिएगा सर कि मेरा सिक्का में तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ये, तो मान के चलिए कि वो कोलकाता में बना है, नो मार्क्स कोलकाता। डायमंड मार्क्स है तो वो मुंबई में बना है, स्टार मार्क है तो हैदराबाद में, और कोई डॉट, सिर्फ डॉट मार्क है तो वो नोएडा में बना है। तो इसको भी एक बार देखिएगा। नोट कर लिए? तो ये सारा संबंधित तथ्य था। आरबीआई के द्वारा जो करेंसी नोट जारी किया जाता है, भारत में क्या स्थिति है, तो ये नोट जारी करे संबंधित सारा तथ्य हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं दूसरा फंक्शंस में, आरबीआई के कार्य में। दूसरा कार्य आरबीआई का भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। चाहे जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बैंक के रूप में। जैसे कि हमारा और आपका बैंक कौन है? कोई कॉमर्शियल बैंक होगा जहाँ पर हमने खाता खोला के रखा है। तो भारत सरकार का जो फाइनेंस का काम कौन देखता है?
पैसे, भारत सरकार के पैसे कहाँ रखे जाते हैं, राज्य सरकार के पैसे कहाँ रखे जाते हैं, वही आरबीआई में। क्लियर है? तो भारत सरकार के बैंकर के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा जो भारत सरकार के बैंकर के जो बैंक के रूप में रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड बैंक या फिर बहुत सारे अन्य संस्थाओं में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो बहुत सारे बैंक हैं, उनमें रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो आरबीआई ही होता है। बैंकों का बैंक, भारत में जितने भी प्रकार के बैंक हैं उनके सबके सर्वे सर्वा, मतलब उनका कंट्रोलिंग, उनके लिए गाइडलाइन जारी करना, मौद्रिक नीति तय करना, सब आरबीआई तय करता है। और आरबीआई के नियमों का पालन हर एक बैंक को भारत में करना पड़ता है। तो इसका चौथा प्रमुख कार्य है वो क्रेडिट नियंत्रक, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। भारत में क्रेडिट कंट्रोल का सीधा सा तात्पर्य है कि जो बैंक भारत में, देखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्रेडिट क्रिएशन हो गया, क्रेडिट क्रिएशन इसको बोलते हैं हिंदी में साख निर्माण, मतलब लोन देने का काम। निर्माण करना मतलब कि लोन कौन देता है, बैंक्स देते हैं। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वो लोन देते हैं, और लोन एक लिमिट मात्रा में नियम के अनुसार और सारे चीजों को ध्यान में रख के दे दिया जाए। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो क्रेडिट कंट्रोलर। तो क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो अब आरबीआई का फंक्शन, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन से यही क्रेडिट कंट्रोल करना। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसे आना भी इन्फ्लेशन का कारण बनता है, मुद्रास्फीति का कारण बनता है। अब कैसे, आपके पास पहले क्षमता थी, जो एक व्यक्ति का इनकम, मान लीजिए आपका पैसा था 500 रुपया, अब लोन ले लिया, उसके पास अब 5 लाख रुपया है, तो इसका परचेजिंग पावर क्या हुआ, बढ़ गया, खरीदने की क्षमता बढ़ गई। जो चीजें वो सोच रहा था कल तक कि हम कैसे खरीदेंगे, 5 रुपये का सामान, 10 रुपये का सामान खरीदने के लिए सोच रहा था, अब उसके पास तो पैसे आ गए। जो चीजें वो सोच रहा था, जो उसको नहीं भी मिल रहा है, तो ज्यादा पैसे देकर वो खरीद के तो रहेगा। इन्फ्लेशन उसी से तो बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो उस वस्तु का प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है इकोनॉमिक्स का। परचेजिंग पावर बढ़ा तो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। क्लियर है? अब जो इसके बारे में हमने मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में पूरा पढ़ना है, इसमें सिर्फ इतना जान लीजिए कि आरबीआई जो है क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। और क्रेडिट कंट्रोल बहुत सारे नियम के आधार पर होता है, जिसमें कि 2 मेथड होते हैं। एक होता है गुणात्मक, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव, और दूसरा को हम परिणात्मक, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव कहते हैं। इसमें क्रेडिट क्रिएशन वगैरह, मनी मार्जिन वगैरह होता है। और गुणात्मक में वही CRR, SLR, बैंक रेट। क्लियर है? ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में आगे में हम लोग डिटेल में पूरा चर्चा करना है। बस इसमें इतना ही जानिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो फंक्शन है वह आपका विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। भारत में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो, या फिर उसका विनियमन, एक्सचेंज को जो विनियमन करती है, उसका संरक्षक जो है वो आरबीआई है। अभी देखिएगा, भारत का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है 666 बिलियन US डॉलर है, जो विश्व में 5वें स्थान पर रखता है। ये डाटा पुराना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी 666 बिलियन US डॉलर है, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में विश्व में 5वें स्थान पर ये है। क्लियर? आरबीआई के इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कृषि के लिए ऋण देना, डेवलपमेंट बैंकों की स्थापना करना जरूरत पड़ने पर, जैसे कि NHB, नाबार्ड, बहुत सारे बैंकों की स्थापना आरबीआई उसको वित्त पोषण वगैरह करती है। रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जारी करना, आरबीआई अपना रिपोर्ट जारी करती है।
बहुत सारे आंकड़े जारी करती है, ग्रोथ रेट हो गया आपका, इन्फ्लेशन से संबंधित बहुत सारे आंकड़े जारी करती है। भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बैंक के रूप में भी आरबीआई काम करती है। क्लियर है? सरकारी जो खरीद होता है उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीदने के काम आरबीआई करती है। क्लियर है? मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री वगैरह करती है। आरबीआई जो है आईएमएफ और अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिप्रेजेंटेटिव होती है भारत सरकार का। तो ये सारे 6 और भी जो हमने यहाँ पर लिस्ट में दिखाया है वो सारे आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं, और इसमें भी सारे प्रमुख कार्य हैं, और इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण हम लोग हैं जो कि डिटेल में हम लोग को पढ़ना है वो है आरबीआई का मौद्रिक नीति। क्लियर है? जिसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने तो आरबीआई के स्थापना जो हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया, किस तरह से आरबीआई स्थापित हुआ, किस तरह से इसका नेशनलाइजेशन हुआ, अपेक्स इंस्टीट्यूशन बना 1949 में। आरबीआई से संबंधित बहुत सारे प्रमुख तथ्य जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आरबीआई का स्ट्रक्चर, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, निदेशक, फिर बोर्ड, लोकल बोर्ड के मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, फर्स्ट 3 गवर्नर, लास्ट 3 गवर्नर को ध्यान में रखना है। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई के कौन से ऐसे गवर्नर जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आरबीआई के कार्य में हमने सारा चीज डिस्कस किया, खासकर जो है आरबीआई नोट जारी करने का काम करती है, करेंसी नोट, मुद्रा से संबंधित। और मुद्रा एक सिंपल टॉपिक नहीं है, इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ वाला जो नियम है वो आपको याद रखना है। नोट कौन छापता है, क्वाइंस कौन छापता है, नोट कहाँ कहाँ छपते हैं, फिर मुद्रा का जो वैल्यू होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू, लीगल टेन्योर क्या है, सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं, मेल्टिंग किया जाता है, फिर अन्य फंक्शंस, भारत सरकार के बैंकर, बैंकों का बैंक, फिर क्रेडिट नियंत्रक के रूप में विदेशी मुद्रा संरक्षक और अन्य कार्य। एक नया पॉइंट हमने यहाँ पर बताया है जिसको आपको नोट करना है। अब इसके आगे मौद्रिक नीति जो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं आज के सेशन में।